हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फॉल इन ऑयल प्राइस। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसको शॉर्ट में WTI कहते हैं, उसका प्राइस -$40 पर बैरल हो गया 20 अप्रैल 2020 को। ये रिकॉर्ड फॉल है और इवन नेगेटिव फॉल भी है। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा इंडिया के ऊपर, इसको हम देखेंगे। इस टॉपिक का आउटलाइन है, प्रेजेंट ऑयल मार्केट का कंडीशन क्या है, ऑयल का प्राइसिंग कैसे करते हैं हम, ओपेक एंड रशिया के बीच में 12 अप्रैल 2020 को एक डील हुआ था, वो डील क्या है और इंडिया के ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा। अब प्रेजेंट इशू क्या है। 20 अप्रैल 2020 को WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का प्राइस -$40 पर बैरल हो जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में एक अलार्म बेल की तरह रिंग होता है और ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, ऐसा पहले कभी अकर नहीं हुआ था। अब ये क्यों हुआ। बायर जब ऑयल को खरीदते हैं तो वो फ्यूचर मार्केट में खरीदते हैं। अब फ्यूचर मार्केट में और एग्जिस्टिंग मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। से आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि मुझे 10 केजी राइस दे दो, तो आपको 10 केजी राइस देता है और आप उसको राइस का पैसा दे देते हो। तो ये डीलिंग जो हो जाता है वो प्रेजेंट टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है। आपने पैसा दिया, उसने आपको राइस दिया। बट फ्यूचर डीलिंग ऐसा होता है, से मार्च में जो कंपनी WTI प्रोड्यूस कर रही है, मैंने उसको कहा कि मई में मैं आपसे 10 लीटर और 10 बैरल ऑफ ऑयल परचेज करूंगा और उसके लिए मैं आपको एक बैरल का $20 दूंगा। ये मैंने मार्च में लॉक कर दिया। तो मार्च में मैंने क्वांटिटी को भी लॉक कर दिया, मार्च में मैंने उसके प्राइस को भी लॉक कर दिया। अब मई आता है, मैं अगर उससे ऑयल नहीं खरीदूंगा तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे उससे ऑयल खरीदना ही है ऑन फिक्स डेट। तो ऐसा ही 21 अप्रैल को होने वाला था। मई के फ्यूचर के लिए कुछ बायर ने कहा कि हमें मई में इतना ऑयल चाहिए और इस प्राइस के ऊपर चाहिए, और इसको खरीदने का डेडलाइन था 21 अप्रैल 2020। अब वर्ल्ड में अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो इसको कहा जाता है कि ये ग्रेट लॉकडाउन है। तो कोरोना वायरस की वजह से ग्रेट लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ मार्केट में डिमांड ही नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ना मार्केट खुल रहा है, ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है। अगर मार्केट में कुछ डिमांड ही नहीं है तो बायर ऑयल को क्यों खरीदेगा, क्योंकि ऑयल तो कहीं पे यूज ही नहीं हो रहा है। तो बायर डिलेमा में था कि हम ऑयल को कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी तो मार्केट में डिमांड ही नहीं है। सेलर के पास चैलेंज ये था कि उसके पास एक्सेस ऑयल हो गया था। तो अगर ज़्यादा ऑयल उसके पास है तो वो तीन ऑप्शन उसके पास है, वो ज़्यादा ऑयल को कैसे डिस्पोज कर सकता है। एक, अपने प्रोडक्शन को बंद कर दे, तो वो पूरे के पूरे अप्रैल में मंथ में अपने प्रोडक्शन को बंद कर दे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगा कि वापस उसको जब प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा उसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन को स्टॉप करना ये भी ऑप्शन नहीं था। दूसरा, वो स्टोर करे ज़्यादा से ज़्यादा, बट स्टोरेज का भी एक कैपेसिटी होता है। WTI का स्टोरेज है कशिंग, यूएस के अंदर एक रीजन है और ये यूएस के डिफरेंट इंपॉर्टेंट पाइपलाइन को कनेक्ट करता है। तो इसका पूरा स्टोरेज कैपेसिटी एक्सीड हो गया था। इससे ज़्यादा हम यहाँ पे स्टोर कर ही नहीं सकते हैं। इससे ज़्यादा स्टोर करेंगे तो डैमेज होने के चांसेस है, तो स्टोर करना भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कि एक्सेस जो उसके पास क्रूड ऑयल है उसको फेंक दे मार्केट में, थ्रो आउट कर दे, बट इससे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो एक्सेस ऑयल है सेलर के पास, ना तो अपने प्रोडक्शन को रोक सकता है, ना तो उसको स्टोर करके रख सकता है, और ना तो उसको थ्रो कर सकता है। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो बायर ने उससे पहले कमिट किया था कि हम इतना ऑयल आपसे परचेज करेंगे, उसको सेल करना। बट बायर तो लेने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल का वो क्या करेगा। तो अब सेलर ने ऐसा कहा कि हम आपको WTI क्रूड ऑयल भी देंगे और साथ में पैसा भी देंगे। एक बैरल के ऊपर, 1 बैरल 159 लीटर होता है, एक बैरल के ऊपर $40 हम आपको देंगे। तो ये अब देखो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंडीशन आ गया कि जो सेलर है वो अपने गुड्स को भी दे रहा है और सेलर मनी भी दे रहा है बायर को। नहीं तो कैसा होता है, एक टिपिकल इकोनॉमिक एक्सचेंज में बायर विल गिव मनी, सेलर उसको गुड्स या सर्विस देगा। तो ये नेगेटिव प्राइस है WTI का मई मंथ के लिए, और ये पूरा इशू है।
मई 2020 के लिए -$40 पर बैरल है, बट जून के लिए ये है $20 पर बैरल। तो जून का पॉजिटिव क्यों हो गया, मई का नेगेटिव है और जून का पॉजिटिव क्यों हो गया? फर्स्ट ट्रेडर जो ऑयल को परचेज करते हैं उनको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी जून तक तो रिकवर कर ही जाएगा। जैसे आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, अभी इंडिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, पर ये जरूरी थोड़ी है कि लॉकडाउन एंडलेसली चलता रहेगा। मे बी 3 मई को लॉकडाउन 2.0 ओपन होगा या फिर फेसेस में ओपन होगा, बट जून तक ओपन होने के चांसेस हैं, काफी हाई चांसेस हैं। सेकंड, यूएस अभी अपने स्टोरेज स्पेस को क्रिएट कर रहा है, और दूसरा ये है कि जो ऑयल कंपनीज है, जो लोग ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन्होंने अपना मई का पूरा ऑयल जो है बायर्स को सेल कर दिया, तो उनके पास तो स्पेस खाली हो गया, और जो स्पेस खाली हो गया वहां पे एडिशनल ऑयल को स्टोर करके रख सकते हैं। यूएस अपना स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट जून में एक्सपायर होगा, जैसे मई का 21 अप्रैल को एक्सपायर हुआ, तो जून का एक्सपायर होगा समवेयर अराउंड 20 मई को, तो उसमें अभी 3-4 वीक का टाइम है, तो तब तक इकोनॉमी रिकवर कर सकता है, डिमांड भी आ जाएगा। तो इसीलिए जून का पॉजिटिव है, मई का नेगेटिव है। मई का नेगेटिव होने के पीछे का रीजन है कुछ भी डिमांड नहीं है मार्केट में, बिकॉज अभी ग्रेट लॉकडाउन चल रहा है वर्ल्ड ओवर कोरोना वायरस की वजह से। ऑयल के, क्रूड ऑयल का 150 टाइप होता है, बट 3 उसमें से मेजर टाइप है, एक ब्रेंट ऑयल, एक WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटरी, एंड एक ओपेक का बास्केट ऑयल होता है। ये तीनों क्या है? ब्रेंट ऑयल नॉर्थ सी के पास में मिलता है, ऑफ ब्रिटिश कोस्ट, और ये सुपीरियर ग्रेड का ऑयल प्रोड्यूस करता है। इसको हम बेंचमार्क कंसिडर करते हैं ग्लोबली जब ऑयल के प्राइसेस को डिफाइन करना होता है। तो जब ब्रेंट ऑयल का प्राइस चेंज होता है तो वो दूसरे ऑयल के भी प्राइसेस को अफेक्ट करता है। इसका प्राइस नॉर्मली $6 to $7 हायर होता है WTI से। ये फ्लक्चुएट होते रहता है, बट नॉर्मली $6 से $7 का प्राइस का डिफरेंस होता है हायर साइड। लार्जेस्ट मार्केट शेयर है ब्रेंट ऑयल का। वर्ल्ड की सारी रिफाइनरी है, इवन इंडिया की रिफाइनरी जो है वो भी ब्रेंट ऑयल के हिसाब से कन्फ्यूगर की हुई है, और यहाँ पे कैश में सेटलमेंट होता है। जैसे आपने देखा WTI में प्रॉब्लम ये था, जो बायर्स हैं उनको 21 अप्रैल 2020 तक कैसे भी करके डिलीवरी लेना ही है, डिमांड है या नहीं है ये उनका हेडेक है। बट ब्रेंट ऑयल के केस में नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, और आपको जो ऑयल का डिलीवरी अगर इनकेस आप नहीं ले पाए तो फिर कैश में आप वो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो डिलीवरी लेना ये कंपल्शन नहीं है, जो कंपल्शन WTI के अंदर था। ब्रेंट ऑयल के अंदर अगर आप डिलीवरी नहीं ले पाएंगे तो आप प्रोपोर्शनेट वे में पैसा ले सकते हैं। WTI मिड वेस्ट एंड गल्फ कोस्ट ऑफ यूएस, वहां पे प्रोड्यूस होता है, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी का है, और इससे बेटर क्वालिटी का गैसोलीन और ज्यादा से ज्यादा गैसोलीन हम बना सकते हैं। इसका प्रॉब्लम ये है, इंडिया क्यों इसको यूज नहीं करता जबकि इतने अच्छे क्वालिटी का है और कम प्राइस का है? रीजन उसके पीछे ये है, एशिया और यूएस के बीच में आप डिस्टेंस देखो। अगर हम यूएस से लेके इंडिया में आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो वो इकोनॉमिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो इंस्पाइट ऑफ WTI क्रूड ऑयल बेटर क्वालिटी का है, बट ट्रांसपोर्टेशन में वो डिफिकल्टी लेके आएगा और वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। डेट्स वाई हम उसको नहीं लेके आते इंडिया में। इसका क्रूड ऑयल का वेट बहुत कम होता है, लाइट होता है, और जिसमें सिर्फ 0.24 सल्फर होता है, तो इसलिए इसको स्वीट क्रूड ऑयल कहते हैं। ओपेक बास्केट ऑयल 7 डिफरेंट क्रूड ऑयल है, फ्रॉम अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दुबई, वेनेजुएला एंड मैक्सिकन इस्थमस, वहां से ये ऑयल आता है और उसका बास्केट है ओपेक बास्केट ऑयल। ये ऑयल का सल्फर कंटेंट बहुत हाई होता है, तो इसको यूज करना ठीक नहीं है क्योंकि ये एयर पोल्यूशन लेके आएगा, प्लस जो इंजन है उसको भी डैमेज कर सकता है, उसको उसके अंदर भी प्रॉब्लम कर सकता है। ये लाइट वेट नहीं है, हैवी है, इसलिए कहीं पे अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो वो क्लीन अप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, ओपेक कंट्री एक स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है,
और उनके अंदर एबिलिटी है, विलिंगनेस है कि ऑयल का डिमांड ज़्यादा हुआ तो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ऑयल का डिमांड कम हुआ तो अपने प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो प्रोडक्शन को कैलिब्रेट करना अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो ये ओपेक कंट्रीज के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ये। तो ब्रेंट ऑयल, WTI एंड ओपेक बास्केट ऑयल, ये 3 मेजर टाइप के ऑयल हैं जो वर्ल्ड में हम यूज करते हैं। WTI सबसे सुपीरियर है, बट ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टी है, इसलिए हम इंडिया में उसको नहीं लेके आते हैं। अब जो ऑयल होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप, आगे हमने देखा था क्रूड ऑयल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, अब ऑयल के डिफरेंट टाइप। फर्स्ट है वेरी लाइट ऑयल एंड लाइट डिस्टिलीज। तो इसके अंदर जेट फ्यूल, गैसोलीन, केरोसिन एटसेट्रा है। ये हाईली वोलेटाइल है और बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाता है। तो जल्दी इवोपरेट हो गया तो जल्दी डिफ्यूज हो गया, मीन्स अभी मैंने लिक्विड फॉर्म में रखा है, जल्दी इवोपरेट हो गया, गायब हो गया। और इसका टॉक्सिक लेवल बहुत कम होता है, तो अगर एयर के अंदर जा रहा है, वाटर के अंदर जा रहा है तो उतना हार्मफुल नहीं है। अब आप वेरी लाइट ऑयल से लाइट ऑयल में जाते हैं, मीडियम ऑयल में जाते हैं, हैवी फ्यूल ऑयल में जाते हैं, तो यहाँ पे इसका टॉक्सिसिटी इंक्रीज होता है और इसका वोलेटिलिटी डिक्रीज होता है। तो विच मीन्स वेरी लाइट ऑयल बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, हैवी फ्यूल ऑयल उतना जल्दी इवोपरेट नहीं होगा। वेरी लाइट ऑयल लीस्ट टॉक्सिक है और हैवी फ्यूल ऑयल सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन किया है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं मीडियम ऑयल को यूज़ करते हैं। ऑयल का प्राइसिंग हम कैसे करते हैं? तो ऑयल के प्राइसिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि ऑयल का प्राइस आपके पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा, हाउस होल्ड के बजट को अफेक्ट करेगा, कॉरपोरेट के बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, कंट्री के GDP को अफेक्ट करेगा। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी के लिए मेजरली हम क्रूड ऑयल को यूज़ करते हैं, तो वो इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। उसका प्राइस अगर सडन इंक्रीज होगा या सडन डिक्रीज होगा तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को भी अफेक्ट करेगा। तो ऑयल प्राइस का इंपॉर्टेंस ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी, कंट्री का इकोनॉमी, हाउस होल्ड का इकोनॉमी, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ऑयल प्राइसिंग पे डिपेंडेंट है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी के लिए इसको यूज करते हैं। क्या क्या फैक्टर है जो ऑयल प्राइस को अफेक्ट करता है? फर्स्ट, सप्लाई। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई कम है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके अंदर ओपेक कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल, और सॉरी, ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उनका पॉलिसी क्या है ऑयल को लेके? वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं? अरब रीजन के अंदर स्टेबिलिटी कैसा है? अरब रीजन जैसे आपको पता है वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर होता है डिफरेंट ग्रुप के थ्रू, इस्लामिक स्टेट है, अल कायदा है, या बहुत सारे दूसरे गवर्नमेंट हैं। यहाँ पे सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट है, शिया वर्सेस सुन्नी, मोनार्की, मिलिट्री, डिक्टेटर्स, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, सिविल वॉर, टेररिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। तो उसका स्टेबिलिटी भी ऑयल के सप्लाई को अफेक्ट करता है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जब भी प्रॉब्लम हुआ है गल्फ रीजन में, चाहे वो ईरान क्राइसिस है, इराक वार है, या ऑयल एम्बार्गो है, तो जिसकी वजह से सप्लाई पे अफेक्ट हुआ है और इवेंचुअली उसका प्राइस अफेक्ट हुआ है। शेल रेवोल्यूशन, यूएस के अंदर शेल गैस को उन्होंने डिस्कवर किया था। यूएस वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर था गल्फ रीजन का। तो जब उन्होंने शेल गैस को डिस्कवर किया तो उसका डिमांड कम हो गया गल्फ रीजन पे। जैसे ये यूएस है और ये है गल्फ रीजन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई। तो गल्फ रीजन से यूएस से 100 लीटर पेट्रोल और क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, बट उसके पास खुद का शेल गैस का रिजर्व उसने डिस्कवर कर लिया, तो अब वहाँ से सिर्फ 10 लीटर ही वो परचेज करेगा। तो जब डिमांड कम हुआ तो प्राइस पे अपने आप उसका अफेक्ट होगा, प्राइस भी डाउन हो जाएगा। सेकेंड, डिमांड पे इंडिया का अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा पेट्रोलियम का डिमांड होगा तो प्राइस हाई हो जाएगा। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है तो पेट्रोलियम का डिमांड ही नहीं है, तो जिसकी वजह से उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड का वो डिटरमाइन करता है डिमांड को। थर्ड, अर्जेंसी एंड नीड ऑफ बायर एंड सेलर। बायर को बहुत जल्दी है परचेज करने का, तो ज़्यादा प्राइस में उसको ऑयल मिलेगा।
बायर को जल्दी नहीं है तो उसको कम प्राइस में मिलेगा, सेलर को बहुत जल्दी है बेचने का तो वो कम से कम प्राइस में सेल करेगा। आपने आगे देखा था कि सेलर को अर्जेंसी था WTI सेल करने का, तो वो ऑयल भी दे रहा है और साथ में $40 भी उसको दे रहा है। तो अर्जेंसी एंड नीड ऑफ बायर एंड सेलर एंड डिस्कवरी ऑफ ऑल्टरनेट फ्यूल। अभी वर्ल्ड में अगर हम कुछ प्रॉब्लम को देखें तो टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, तो ये सब कुछ मेजर प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज का जब भी निगोशिएशन होता है, जब भी कोई समिट होता है, तो उसमें सबसे बड़ा विलन जो होता है वो क्रूड ऑयल होता है, कि क्रूड ऑयल को हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, एनर्जी में, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होता है, एयर का पोल्यूशन होता है। तो हमें ऑल्टरनेट रिन्यूएबल फ्यूल ढूंढना चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी को, बायोगैस को, विंड एनर्जी को हमें ढूंढना चाहिए। तो ऑल्टरनेट फ्यूल का जितना ज़्यादा डिस्कवरी होगा उतना कन्वेंशनल फ्यूल का डिमांड कम होगा। तो ये 4 फैक्टर है ऑयल के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। 12 अप्रैल 2020 को ओपेक और रशिया के बीच में एक डील हुआ था। ये डील क्या है? तो ये डील ओपेक प्लस के बीच में हुआ था। ओपेक प्लस के अंदर ओपेक कंट्री, रशिया एंड अदर एलाइड प्रोड्यूसर, इन्होंने डिसाइड किया कि 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे मई और जून में ये अपने प्रोडक्शन को कम करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में ज़्यादा अभी ऑयल है। तो बिकॉज ऑयल ज़्यादा है तो उसका प्राइस कम है, तो प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए हम अपने आउटपुट को कम करेंगे क्लोज टू 10 मिलियन। तो ये रशिया एंड ओपेक ने मिलकर डिसाइड किया। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को आप कह सकते हो लीड करते हैं सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं मिस्टर बिन सलमान, और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के अंदर यूएस ने भी इन दोनों को सपोर्ट किया था। आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों को निगोशिएटिंग टेबल पे लाने के पीछे यूएस का बहुत बड़ा रोल था। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है 13 अप्रैल 2020 को, जब डील साइन हुआ था ओपेक और रशिया के बीच में। तो ओवरऑल एम था ऑयल प्राइस को स्टेबलाइज करना है और इनडायरेक्टली ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबलाइज करना है। तो ये पूरा एम था। ये एक लार्जेस्ट प्रोडक्शन कट है एवर नेगोशिएटेड इन एन अनप्रेसिडेंटेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय रशिया, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट। अब ऑयल का प्राइस फ्री फॉल हुआ, उसका इफेक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर? तो पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट ये है लो इन्फ्लेशन अकर होगा। से अभी वेजिटेबल है 10 रुपीज़ का, इसको मैं ट्रक में ट्रांसपोर्ट करता हूँ और ये कंज्यूमर के पास जाता है। से मेरा ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट 5 रुपीज़ का है, तो ये कंज्यूमर के पास जाएगा 15 रुपीज़ में, क्योंकि 10 उसका ओरिजिनल कॉस्ट है प्लस 5 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम डीजल पेट्रोल यूज़ करते हैं, बट डीजल एंड पेट्रोल का प्राइस कम हो गया क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ है। अब ये 3 रुपीज़ हो गया, तो अब 13 रुपीज़ में कंज्यूमर से चार्ज करूँगा। जितना ज़्यादा ऑयल का प्राइस कम होगा उतना इन्फ्लेशन कम होगा, तो ये इंडिया में इन्फ्लेशन को कम करेगा। दूसरा, ऑयल का प्राइस कम हुआ तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को इंडिया में स्टोर कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए। तो अभी इंडिया का स्टोरेज कैपेसिटी, जिसको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं, विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है, तो वहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। नए ऐसे हम स्टोरेज कैपेसिटी बना सकते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम को हम स्टोर कर पाएँ। अभी इंडिया के पास इतना पेट्रोल है, हम 90 डेज तक उसको यूज़ करेंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा, तो हमें इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। ऑयल का प्राइस कम हुआ, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। हम ऑयल को परचेज करते हैं अपने फॉरेक्स एक्सचेंज से, प्राइमरली डॉलर से, तो डॉलर का सेविंग होगा। जैसे अभी 1 बैरल है $30 का, अब इसका प्राइस डिक्रीज होकर $20 हो गया, तो $10 का तो हमारा सेविंग होगा। तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा बचेगा, जिसके वजह से रुपी के डिप्रिसिएशन को अरेस्ट कर पाएंगे। ये ट्रेड डेफिसिट को रोकेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो अभी हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, तो अगर ऑयल का प्राइस कम हुआ तो इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाएगा और ये डेफिसिट को हम कर पाएंगे।
कम, चाहे ट्रेड डेफिसिट है, करेंट अकाउंट डेफिसिट है, और वो हमारे फिजिकल डेफिसिट को अफेक्ट करेगा। से अभी क्रूड ऑयल का प्राइस है 50 रुपीज, इसके ऊपर गवर्नमेंट 10 रुपीज टैक्स इंपोज करता है और पेट्रोल हमें मिल रहा है 60 रुपीज में। अब इसका प्राइस कम होके हो गया 40 रुपीज, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने टैक्स को इंक्रीज कर देगा। तो जब पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस कम होता है, गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को इम्पोज करे और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करे। तो अभी क्योंकि इंडिया में स्लो डाउन है कोरोना वायरस की वजह से, तो ऑयल प्राइस कम हुआ है, तो गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो टैक्सेशन को इंक्रीज करके अपने रेवेन्यू को बूस्ट अप कर सकता है और इसको डेवलपमेंट एक्टिविटी में यूज करे। नेगेटिव इंप्लीकेशन क्या है, गल्फ रीजन में जॉब कट होगा, क्योंकि गल्फ रीजन ऑयल इकोनॉमी है, ऑयल का प्राइस अफेक्ट करेगा उनके इकोनॉमी को और वहां पे स्लो डाउन आएगा। अभी 7 मिलियन पीपल इंडिया के गल्फ रीजन में जॉब कर रहे हैं, वहां से वो पैसे भेजते हैं जिसको रेमिटेंस कहते हैं, और वो इंडिया में आता है तो उनका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, उनके विलेज हैं, उनके फैमिली है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तो रेमिटेंस हमारा कम हो जाएगा। सेकेंड, ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल, वो क्या करती है, जो क्रूड ऑयल इंडिया में आता है उसको ओएनजीसी या दूसरी रिफाइनिंग कंपनी उसको रिफाइन करती है, उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा निकालती है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसको सेल करती है इंडिया में डोमेस्टिकली या फिर एक्सपोर्ट भी करती है। तो अगर क्रूड ऑयल हमारे पास कम प्राइस में आता है, तो से क्रूड ऑयल हमारे पास आया $1 में, इसको मैं रिफाइन करूंगा और मार्केट में मैं सेल कर पाऊंगा $2 में। अगर क्रूड ऑयल मेरे पास आता है $10 में, मैं इसको रिफाइन करूंगा और सेल कर पाऊंगा से $20 में। तो जितना क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा उतना ही रिफाइन ऑयल का भी प्राइस कम होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सपोर्ट में भी हमें लॉस होगा। गल्फ रीजन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है, अगर वहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा लो ऑयल प्राइसेस की वजह से, तो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कम होगा। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस है, जब भी वर्ल्ड में कुछ भी नेगेटिव इवेंट होता है तो उसका फॉल आउट इंडिया पे होगा। रीजन ये है क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, इकोनॉमी कनेक्टेड है। इमेजिन करो कि गल्फ रीजन में इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, जिसके वजह से कोई टेररिस्ट ग्रुप लाइक इस्लामिक स्टेट और अल कायदा वहां पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, और वो एक सिक्योरिटी थ्रेट होगा इंडिया के लिए। तो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस लेके आएगा अगर कोई एंटी सोशल या फिर कोई गलत ग्रुप वहां पे रूल करने लगता है। आप दुनिया में किसी भी रेवोल्यूशन को देखो, उस रेवोल्यूशन के पीछे इकोनॉमिक रीजन होता है। इकोनॉमिक डेस्परेशन हमें रेवोल्यूशन या गवर्नमेंट चेंज की तरफ पुश करता है। तो ऑयल का प्राइस अगर कम होगा तो मे बी रिवॉल्ट या ऐसे ग्रुप वहां पे इमर्ज होंगे जो इंडिया के लिए नेगेटिव है। स्लो कंजम्पशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट से ग्लोबल स्लो डाउन हो गया, तो इंडिया जब किसी कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगा तो वहां पे कंजम्पशन कैसे होगा, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन हो गया, वहां पे डिमांड कम हो गया, तो इंडियन एक्सपोर्ट भी कम होगा। तो इसका इम्प्लीकेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है। तो ये एक बैलेंस इफेक्ट इंडिया के ऊपर लेके आएगा। बट WTI का प्राइस कम हुआ है तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ब्रेंट ऑयल को ज़्यादा इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये है कि WTI का प्राइस कम हुआ तो वो ब्रेंट को भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो ये पूरा इम्प्लीकेशन है ऑयल का, लो ऑयल प्राइस का। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गुड डे।